वेलकम फ्रेंड। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 10 अप्रैल है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फील करते हैं वो सेंट्रल के हो या स्टेट के, उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, कल आप लोग को रिपोर्ट आया है बाघ संरक्षण के संबंध प्रोजेक्ट टाइगर का जो अपडेट वर्जन है उस पर। तो बाघों से संबंधित जब भी अपडेट आता है तो आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। वो किसी भी एग्जाम आप जाते हैं, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या जो भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फील करते हैं, तो आंकड़ों को बेहतर तरीके से देख लेना है। हालांकि पहले मैंने आप लोग को प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में चर्चा कर चुका हूं, इन सब चीज़ों को प्रीवियस वीडियो में देख लेना है। अब बात करेंगे हम लोग, ये टॉपिक आप लोग को यूपीएससी जीएस थर्ड में पर्यावरण संरक्षण या टाइगर प्रोजेक्ट के संदर्भ में या प्रोजेक्ट टाइगर के संदर्भ में पूछा जा सकता है। तो देखिए, तो यह इंटरनेशनल विंग कैट्स अलायंस को लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल होने पर सबसे पहले पीटी फैक्ट तो आपको यही याद रखना है कि कौन सा इंटरनेशनल विंग कैट्स अलायंस गठित किया गया, कब किया गया या लॉन्च कब किया गया है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, इसे देख लेना है। 73 में अप्रैल प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। 9 बाघ अभ्यारण्य आज 50 साल पहले आपको थे। वर्तमान में भी आप लोग को कितना है कमेंट सेक्शन में बताना है। इस पर पहले मैंने लिस्ट भी शेयर किया हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर का जो पीडीएफ बना के दिया गया है उसमें भी आपको बाय मैपिंग आपको करके दिया गया किस स्टेट में कितना प्रोजेक्ट टाइगर है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना भी वर्तमान में है और सबसे नवीनतम प्रोजेक्ट टाइगर कौन है, आपको बाघ अभ्यारण्य कौन बनाया गया है। साथ ही साथ सबसे छोटा सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य कौन है और सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन है, सभी पर चर्चा आप लोगों को पहले किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये सब उत्तर जो है ना देने का प्रयास कीजिएगा। और यही सब देखिए पीटी फैक्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं और आप इसे अभी नहीं मान रहे हैं, जब एग्जाम में आपको डायरेक्ट टैली करेगा उस दिन आप लोगों को समझ में जरूर आएगा कि मैं क्या बार बार बोलता हूँ। चलिए, बात यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं। पिछले 4 साल में 200 बाघों की संख्या बढ़ी है और जिसमें अब न्यूनतम संख्या लगभग 3167 हो गई है। और यह बाघ जो प्रोजेक्ट टाइगर है 50 साल पूरे होने पर कर्नाटक के मैसूर में, याद रखिएगा कर्नाटक के मैसूर में यह कार्यक्रम था जहां से ये डाटा रिलीज किया गया। नई गणना रिपोर्ट 2022 याद रखिएगा, इस नाम से जारी किया गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर देखिए 2-3 चीजें याद रखिएगा। भारत ने न बाघों को सिर्फ बचाया है बल्कि उसके फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम डेवलप करके दिया गया है। तो इकोसिस्टम से संबंधित आपको मेंस में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। बाघों के विकसित होने के लिए, उसे अपने क्षेत्रों में विचरण करने के लिए इकोसिस्टम क्या होता है। तो आपको जब प्रोजेक्ट टाइगर के संदर्भ में जो पीडीएफ दिया गया है युक्ति आईएएस के ऐप पर जाके वहां देखिएगा, वहाँ पर सारा चीजें चर्चा की गई है मैप में, तो आप उसे देख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री क्या बोले इस अवसर पर। तो इसे याद रखना है, सिर्फ 2.4% भूभाग है हमारे पास, हम विश्व के 2.5% भूभाग पर निवास करता है इंडिया। और जैव विविधता हमारा 8% है, ध्यान रखिएगा। पर जैव विविधता के संदर्भ में हमारे पास कितना संसाधन है, 8%। तो ये आंकड़ा जरूर याद रखिएगा, हमेशा काम देगा। अब है कि भारत जो है हाथियों की संख्या का 30,000, एशियाई शेर का सिर्फ एक हमारे पास क्षेत्र है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, जितने भी देश एशिया के देश है उसका सबसे बड़ा जो एशियाई शेर का जो क्षेत्र है भारत में ही है। तो यह एकमात्र क्षेत्र के तौर पर भी जाना जाता है। 75 साल चीता विलुप्त हो गया था, वो आया है, हाल ही में 4 शावक भी जन्म दिए हैं। तो ये सब आंकड़े आप थोड़ा सा रखिएगा। बायोडाइवर्सिटी का विस्तार होता रहेगा, हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा, ये सब बातें की गई है। ये सब की नोट्स काम देगा आप लोगों को एग्जाम ओरिएंट में जब चीजें। अब चुनौतियां सबसे इंपॉर्टेंट है कि इतना कार्य होने के बाद कुछ चुनौतियां हैं, उसे भी देख लेना आप लोगों को है। बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास हो रहा है, तो हमेशा देखिए मेंस में आपको प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, आर्थिक विकास ने हमेशा पर्यावरण क्षति को के मार्ग को प्रशस्त किया है। तो आप किन संदर्भ में आप इन संदर्भों को समझते हैं, इसके संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और आपसे हमेशा लाजमी भी बन जाता है
कि हम आर्थिक विकास को के साथ साथ कैसे हम पर्यावरणीय संरक्षण को कायम कर सकते हैं, सबसे बड़ा प्रश्नचिन्ह होता है। तो चलिए एक मेंस का क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से लिखना है। क्या लिखना है? आर्थिक विकास ने जहां हमें नवीन अवसर प्रदान किए हैं वहीं पर्यावरणीय क्षति का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इस संदर्भ में युक्ति युक्त विवेचना करें। 150 शब्दों में देना है और ये आप 10 PM तक आप लोगों को क्या करना है, युक्ति IAS के ऐप पर सेंड कर देना है। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी तक जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है, ऐप पर कम्युनिकेशन ग्रुप बना होगा, जो अनपेड ग्रुप के लोग हैं, और जो पेड ग्रुप के लोग हैं वो कहाँ शेयर करेंगे, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस वाले में। क्वेश्चन अच्छे से पॉज करके सुन लीजिएगा, उसका आंसर 150 शब्दों में, और शब्द सीमा का ख्याल रखिएगा आप लोग। चलिए अब इसके बाद जलवायु परिवर्तन की वजह से जंगलों में नुकसान हो रहा, तो एक जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा समस्या है। तीसरा आप लोगों को देखिएगा यहाँ पर स्वस्थ अनुकूल व्यवस्था नहीं है। इतना कार्य होने के बावजूद बागों और राज्यों के 4 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल है, केवल 1/3 क्षेत्रों पर देख रहे हैं 75,000 के आसपास से आपको आकर वर्ग किलोमीटर के आसपास क्षेत्र है, जहां पर हमारे पास 4 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल है। तो स्वस्थ अनुकूल पर्यावरण भी नहीं, एक सबसे बड़ी समस्या है। और आपको चौथा, वन्य जीवों के अवैध व्यापार। देखिए जितने भी जो वन्य जीव है उसके अवैध व्यापार कहीं ना कहीं आपको बार बार देखने को मिल जाता है। तो यह अवैध व्यापार, जैसे हाथियों के दांत के लिए उनका अवैध व्यापार किया जाता है, गेंडा के चमड़ी के लिए उनका व्यापार किया जाता है, शेर के उनके खालों के लिए किया जाता है, बहुत से होते हैं। और भी जानवरों का किया जाता है, बहुत से छोटे छोटे वन जीवों का भी किया जाता है। तो ये सबसे बड़ा समस्या के तौर पर देखा जाता है। तो इन सभी आंकड़ों को अच्छे तरीके से देख लेना है, और इसका है ना पेज 5 में भी रिपोर्ट दिया गया है, उसे एक बार देख लेते हैं। चलिए नीचे आ जाते हैं पेज 5 में, वेट कीजिएगा। देखिए कुछ करना नहीं है, ज़्यादा क्या करना है कि जो आंकड़े दिए गए हैं ना उसको थोड़ा सा आपको कवर अप करना है। तो इनको देखिएगा, यहाँ पर द एलिफेंट वीफर्स के सितारे कपल बोमन और बेली की भी मुलाकात की, ये डॉक्यूमेंट्री है। इसके ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री जो एलिफेंट वीफर जो हाल ही में मिला उसके संदर्भ में कुछ चर्चा की गई है। तो ये सब आंकड़े आपको थोड़ा सा एक बार नज़र डाल लेना है, ठीक ना। और भी है, इसके आंकड़े मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि जो भी चीज़ें हैं आप लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। ग्रुप में हालांकि एक फोटो शेयर किया हूं मैं, पर आपको एक और भी अच्छे से आपको रिपोर्ट शाम तक अपडेट कर दूंगा, जो ऑथेंटिक सरकार की रिपोर्ट है ना उसको। चलिए अब एक केस स्टडी आप लोग उपभोक्ता संरक्षण मामले में देखिएगा कि केस स्टडी आपको ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप अपने अधिकारों के प्रति कितना सजग है और आपके लिए अधिकार कितने संरक्षित है, और भी इनसे संबंधित जितने भी मुद्दे उस पर केस स्टडी आपको जरूर याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। कभी भी आपसे प्रश्न पूछे तो आप इन सब केस स्टडी को एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं। तो देखिए इसके 2 आयाम है, इसके 2 एस्पेक्ट। एक तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि उपभोक्ता संरक्षण के मामले में उनको न्याय मिला, पर न्याय मिला पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि न्याय मिला पर न्याय सदृश नहीं दिखा। अब ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिएगा कि बात है कि फ्लाइट में दंपति को परोसा गया था मांसाहारी भोजन, 2 विदेशी कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया। चलिए यहाँ तक तो सभी चीजें ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2 चीजें कि यहाँ पर उपभोक्ता जो विवाद निवारण आयोग है, जो पहले भी मैंने चर्चा किया हूँ इस पर, उनके द्वारा आदेश दिया गया कि दोनों विमान कंपनियां, अर्थात देखिए यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियन आपको एयरलाइंस कंपनी का नाम है, एयर कनाडा का नाम है, तो 1-1 लाख रुपए जुर्माना लगाने का बात किया गया। तो यहाँ पर भुगतान किया गया है। अब यह मामला कब था, देखिए मामला यह 2013 का मामला था, देख रहे हैं 2013 का। अभी कितना चल रहा है, 2023 चल रहा है। उपभोक्ता संरक्षण निवारण जो आयोग है, उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र जो विकसित किया जाता है, उसे 10 साल लग गया कि हम इस मामले में एक्टिव मोड पर काम कर सके। तो यह न्याय सदृश भी नहीं लग रहा। दूसरा मामला आपको 2015 का है, जो शिकायत हुआ था आगे यह उपभोक्ता आयोग में यह शिकायत गया, तो 2015 से लेकर अभी तक घटनाएं घटी, उसके बाद इनको न्याय मिला। उपभोक्ता संरक्षण के मामले में व्यक्ति को तो न्याय मिला पर वो न्याय सदृश नहीं है। तो यहाँ से केस स्टडी आपको प्राप्त होता है कि संस्थाओं का गठन केवल क्या हम
अपनी आवश्यकताओं को संदर्भित जो उद्देश्य है उसके संदर्भ में कर पा रहे हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल निशान होता है। कि उपभोक्ता निवारण तंत्र का इसलिए ना गठन किया गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को इसलिए लाया गया कि उपभोक्ता उपभोक्ता जो है उसका है ना त्वरित न्याय है, त्वरित न्याय प्राप्त हो। अगर मान लीजिए 1 से 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के अंदर ये डिस्प्यूट समाप्त हो जाता है, तो इससे 2-3 फायदे आपको जरूर मिलते हैं। एक तो कंपनियां जो है, निजी कंपनियां हैं, उनकी मन के मुताबिक जो कार्य करता है वो कहीं ना कहीं कम होगा, उस पर अवरुद्ध लगेगा, क्योंकि उसे डर रहेगा कि हम पर जुर्माना लगे, हम जल्द से जल्द चीजों को कवर कर लेंगे। दूसरा कि जवाबदेहिता तय होगी, कि जवाबदेहिता तय होगी किस किसके बीच, नागरिक उपभोक्ता आयोग के बीच भी, निजी कंपनियां, सरकारी कंपनियां, जो भी संबद्ध व्यक्ति अगर उपभोक्ता के अधिकारों का हनन करता है उसके संदर्भ में जवाबदेहिता तय होगा। तो ये सब चीजें थोड़ा सा क्या करना है, कवर अप करना है इन सब चीजों को टॉपिक में केस स्टडी के तौर पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब चीजों को समझ पाते होंगे। जो नहीं समझ पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरा केस स्टडी देखिए कि हमारे न्यायिक व्यवस्था में सुधार की बार बार बात की जाती है। अब किसी पक्ष के द्वारा अगर बोला जाता है, सरकार के पक्ष के द्वारा बोला जाता है कि सुधार होनी चाहिए, तो देखिए मैं माननीय न्यायालय से बस इतना ही कहना चाहूंगा या बोलना चाहूंगा, यह कोई आपको दायित्व तो नहीं दे रहा है कि आप पर दबाव नहीं दे रहा है कि आपको ये करिए। स्वयं से भी निर्णय लेने की जरूरत है कि हम क्या कायम करना चाहते हैं, कायम करना चाहते हैं। हम उस विचारधारा को कायम करना चाहते हैं जो लोकतंत्र का बेसिक है ना, बेसिक आपको मेरुदंड है, अर्थात बेसिक मेरुदंड रीढ़ की हड्डी है। उचित न्याय, उचित प्रक्रिया और उचित अधिकार जो व्यक्ति विशेष को है ना, ये सिस्टम के द्वारा लोकतंत्र की जब अवधारणा कायम की गई थी ना, उसी के साथ प्राप्त हो गया था। तो देखिए किसी मामले में, मामला क्या है यह इंपॉर्टेंट नहीं है, मामला कितने दिनों तक फंसा हुआ आपके बेंच में, आपके कानूनी प्रक्रिया में, जाल में, उससे संबंधित है। कि देखिए आज न कल आरक्षण से संबंधित निर्णय तो जरूर आएंगे, पर यह मामला कितने सालों से फंसा हुआ ये इंपॉर्टेंट। 18 साल सोच के लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में 18 साल का इंतजार झेला। और भी मामले हैं, अभी हाल ही में आपको 46 साल का मामला आपको मैंने केस स्टडी के तौर पर समझाया था। 116 साल का केस स्टडी आपको बताया था जिसमें बिहार का एक केस था। अभी हाल ही में एक 26-27 साल का केस आपको मैंने केस स्टडी के तौर पर समझाया था, है ना। तो देखिए यह न्याय में अभी मांग उठ रही है कि क्या न्यायिक व्यवस्था इतनी शिथिल होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि कार्य अतिभार बहुत है इसमें, पर कब तक, जब हम 21वीं शताब्दी के डिजिटल मोड में आ चुके हैं, वहां पर अगर इस प्रकार से लेट लपीती हो रही तो कुछ न कुछ डॉट्स है उसे क्लियर करने की जरूरत है। आप वैकेंसी निकालिए, न्यायिक नियुक्ति पद बढ़ाइए, सरकार से मिलकर कार्य करने का प्रयास कीजिए। सरकार को भी चाहिए कि अपनी जवाबदेहिता कायम करे और न्यायपालिका के साथ मिलकर कार्य करे, और इससे संबंधित जो भी है फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाकर सभी चीजों को कवर किया जा सके। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला है, या तो हम ये भी ले सकते हैं कि जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं उनका भी लाभ ले सकते हैं, या अतिरिक्त बेंच हम निर्धारित कर सकते हैं इनके डायरेक्शन में। तो ये सब चीजें हैं ना, हम लोग के पास विकल्प है, पर हम उसका प्रयोग कितने स्तर पर कर सकते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो मानना ही होगा ना कि 18 साल का, 18 वर्ष का कोई मामला है, वो जब न्याय प्राप्त करेगा क्या वो न्याय योग होगा, सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात। चलिए यहाँ आरक्षण का मुद्दा है तो मैं समझ सकता हूँ कि चीजों को समझा जा सकता है कि चलिए आरक्षण कर लो तो आज तो मिलेगा, पर बात यह कि यथास्थिति जो कायम किए हुए उसको कब तक इन सब चीजों से मुक्ति पाई जाएगी। देखिए आंध्र प्रदेश का एक मुस्लिम आरक्षण का मामला था जो 18 साल से और विधानसभा सदन के प्राप्त विशेषाधिकार छूट बनाम प्रेस की आजादी 20 साल पुराना मामला संवैधानिक पीठ में है। तो प्रेस की स्वतंत्रता से आजादी 20 साल पुराना और आपको मुस्लिम आरक्षण के मामले में 18 साल, तो लंबे इंतजार की सुनवाई कर रहा है। तो ये मामला सोच के देखिएगा। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम बी अर्चना रेड्डी का यह मामला है, उनका मामला यह है जिसमें आपको हाईकोर्ट ने 2005 में आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील 2005 में सुप्रीम कोर्ट से लंबित है। अब मामला चला रहा है, कब इस पर फैसला आएगा। यथास्थिति कायम करने की बात की गई थी। जो भी मामला जिस तरह मान लीजिए
आपको राज्य सरकार ने जो डिसीजन लिया आरक्षण के मामले में, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता तो ये क्या बोलता, यथास्थिति को कायम करो। मान लो कुछ आरक्षण में 100 लोगों की नौकरी लग गई और 500 लोगों को नौकरी नहीं लगी, तो ये बोल रहा यथास्थिति में कि 100 लोगों को भी रहने दो, 500 लोगों को ना बाद में हम देखेंगे। तो सोच के देखिए 18 साल से ये व्यक्ति जो न्याय के लिए आस लगाए हुए है और यह इंतजार कर रहा है, तो क्या इसके लिए जब भी होगा तो न्याय योग लगेगा। मान लीजिए आरक्षण के पॉजिटिव रिस्पॉन्स में आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सोच के देखिए उसके लिए फिर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था हो जाएगी ना, क्षतिपूर्ति देनी होगी। तो क्या क्षतिपूर्ति न्याय को न्याय संगत बना सकता है, किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति। मान लीजिए 18 साल से उनको आरक्षण मिलना था, उनको नौकरी मिलनी थी और उसमें क्या नौकरी में आपको नियुक्ति होती। अब फैसला मान लीजिए 1 से 2 साल के अंदर होता तो समझा जा सकता है, 18 साल बाद है, तो न्यायिक व्यवस्था में जब फैसला आएगा तो इस 18 साल में हुए क्षति की पूर्ति उस वादी को किया जाएगा ना। तो क्या क्षतिपूर्ति न्याय का न्याय संगत कर सकता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न हो जाएगा न्यायालय के पास। तो ये भी समझने वाली जरूरत बात है। अब दूसरा मामला देखिए पंजाब सरकार के मामले में भी है। सर्कुलेशन एक जारी किया गया था पंजाब सरकार के द्वारा कि वहां पर, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ, संविधान अनुसूचित जाति एसटी के लिए आरक्षित सीट जो है उसमें सब क्लासिफिकेशन किया गया, जिसमें उप वर्गीयता रखा गया, जिसमें यह बात की गई थी ना कि मान लीजिए 100 सीट आपको अनुसूचित जाति के लिए, ठीक ना, अनुसूचित जाति के लिए। अब इसमें से 40 सीट है ना अनुसूचित जाति से बचा भरा गया, बाकी जो 60 सीट बच गया वो नहीं भरा जा सका। तो पंजाब ने सर्कुलेशन ऐसा जारी किया था जिसमें ना इस 60 सीट के लिए है ना पंजाबी, जो यहाँ पर देखिए बात की गई होगी मजहबी सिख, इसका जो रिक्त तो होगा वाल्मीकि समुदाय और मजहबी सिखों से भरी जाएगी। अर्थात जो 40 सीट है जो आपको अनुसूचित जाति के वर्ग से जो लोग आ गए वो भर लिया जाएगा। बाकी मान लीजिए शेष सीट खाली रह गया, बहुत से आपको सीट देखते होंगे, अभी हाल ही में यूपी का सीट देखे होंगे, कुछ यूपी पीसीएस का सीट खाली रह गया था। तो वैसे ही मामले में कि 60 सीट जो रहेंगे ना वो किनसे भरे जाएंगे, मजहबी आपको सिखों से या वाल्मीकि समुदाय से। तो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो गया कि 2006 में यह 25 को रद्द करना पड़ गया, क्योंकि यह हाईकोर्ट के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया, इन्हें असंवैधानिक किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर पंजाब सरकार इसको क्या करती है, एक क्या लाती है, आपको एक पंजाब एक्ट की धारा, पंजाब एक्ट लाती है 2006 में, उसकी धारा 4-5 के 5 सब टाइटल 5 के तहत क्या करती है, अधिसूचित करती है। उसके बाद वो सर्कुलर पुनः वही भाषा के रूप में जारी करती है, जिसका मामला आपको संवैधानिक व्यवस्था में चला जाता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर बातें क्या की गई, भर्ती की अनुसूचित जातियों के आरक्षित जो सीट होगी 50% और रिक्तियां वाल्मीकि और मजहबी सिखों से सफर की जाएगी, भरी जाएगी, ऑफर की जाएगी। हालांकि इसकी वरीयता एसटी प्राथमिकता एसटी वर्गों को दिया जाएगा। पर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने में 2010 में यह कानून रद्द कर दिया गया। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो जिसमें 7 न्यायाधीशों के विचार के लिए भेज दिया गया, जो मामला अभी तक अटका हुआ है। तो ये भी देखने वाली बात है। अब जिन लोगों का हुआ, जिन लोगों का नहीं हुआ, तो न्याय सदृश क्या लगेगा, ये भी सोचने वाली बात है। तीसरा मामला देखिएगा, विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा का। हाल ही में मैंने आपको इस पर न्यूज भी एक बार कवर किया था, याद होगा, पिछले हमको लगता है दिसंबर या जनवरी के आसपास मैंने इस पर न्यूज कवर किया, जिसमें तमिलनाडु विधानसभा विशेषाधिकार के संदर्भ में बातें की गई थी। एन रवि बनाम स्पीकर विधानसभा के मामले में मैंने इस पर चर्चा की थी। तो वहां पर देखिए बात हुई तो 2003 का जो 5 न्यायाधीश था, 7 न्यायाधीश पीठ के सुनवाई के लिए भेजा गया, जिसमें अनुच्छेद 194, याद होगा, इसमें विधानसभा में विशेषाधिकार और छूटों से संबंधित बात की गई थी, जहां पर वाक व्यक्ति की स्वतंत्रता, आजादी, जिसमें प्रेस की आजादी शामिल है, की जानी थी। तो मैंने आप लोगों को याद होगा पॉलिटी की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि क्या वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 194, अर्थात जो विधानसभा या संसद में विधानसभा बोली जाती है, विधानसभा में जो बोली जाने वाली भाषा है, क्या उससे अधिक सशक्त है। तो मैंने इस पर आप लोगों को टॉपिक कवर किया था। तो जितने लोग उस क्लास को किए कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, जो लोग नहीं किए उसका वीडियो लिंक में आप लोगों को आज के टॉपिक जो दिया जाता है, आप उसको वहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा ताकि आप लोग उसे देख लीजिएगा।
तो उसी मामले के संदर्भ में याद रखिएगा, उसी मामले के संदर्भ में संवैधानिक सवाल आपको किया गया। क्या 194 के तहत विधानसभा में प्राप्त विशेषाधिकार और छूट जो दी गई है शक्तियों से ऊपर है। तो मैंने आप लोग को उस दिन क्या बताया था कि सामान्य तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होनी चाहिए, जो जनप्रतिनिधि है उनको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अधिक शक्तियां प्राप्त है। कहां पर? लोकसभा में, संसद में या विधान मंडल में। मैंने उस दिन बात किया था ना, याद होगा। यही कॉन्सेप्ट चल रहा, उसी पर सवालिया निशान आपको लगा हुआ है कि नहीं, क्या न्यायालय इस मैटर को जो वर्तमान में यह जारी है उस पर क्या स्टैंड लेता है। अब सोच के देखिए, मामला कब का बना हुआ है, आपको 2003 का मामला है। अब 2003 से लेकर अभी कितना हो गया, 2023 चल रहा है, आपको 10 साल ये भी हो गया। अब 10 साल से ये चीजें क्या स्थिति होगा स्पष्ट नहीं हो पाया। तो जितनी व्यवस्थाएं हैं, मान लीजिए इस पर लागू आ जाता है इसके फेवर में कि नहीं यह सही है, तो चलिए कोई बात नहीं है। और नहीं, मान लीजिए ये नहीं, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे उचित प्रक्रिया है, इसी को कायम करना चाहिए। और जो हालिया घटनाक्रम घट रहा है जिसमें सांसदों या विधायकों के द्वारा असीमित रूप से वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग किया है, उस पर कुछ अंकुश लगना चाहिए। तो ऐसे मामले तो 2003 से लेकर 2023 तक का जो 20 साल ना हो गया जी, 20 साल का जो मामला है, 20 साल के मामले में क्या समझ सकते हैं कि कितनी क्षतिपूर्ति व्यवस्थाओं को हुआ होगा। तो क्या यह न्याय सदृश लगेगा? यह सबसे बड़ा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कहां पर पूछा जाएगा? इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि बताइए कुछ हालिया घटनाक्रम ऐसे घटे हैं जहां पर न्याय है ना, न्याय सदृश नहीं लग रहे हैं। तो हाँ, यही केस स्टडी आप लोग को बताना है, समझाना है। चलिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पर पीटी फैक्ट है, इसे आप लोग कवर कर लीजिएगा। देश युगांडा और मोजाम्बिक साथ में जाएंगे, आज रवाना होंगे हमारे देश के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनके द्वारा। यह 10 से 15 अप्रैल का दौरा इनका रहेगा। तो पीटी फैक्ट के तौर पर आपको पूछा जा सकता है, हाल ही में किस देश के दौरा किया गया है हमारे विदेश मंत्री के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, आपको यह टॉपिक जो शहरी परिवहन के व्यापक विकास योजना की बात की गई है, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 नगरीय शासन व्यवस्था के 74वां संविधान संशोधन है, उसमें से आपको पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये सब चीजों को कवर कर लेना। अब यहाँ पर कुछ बातें की गई थी, आपको मैं थोड़ा सा कवर कर दूंगा, बाकी चीजें आपको की नोट्स उतार लेना है। अब देखिए यहाँ पर बात की गई थी 2021-22 के बजट में, जहां पर 18,000 करोड़ से नई योजना की घोषणा की गई थी, जिसमें पीपी मॉडल पर अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर क्या किया गया था, 20,000 से अधिक बसों को फाइनेंस, अधिग्रहण और संचालन रख रखाव के निजी क्षेत्र का अवसर प्रदान किया गया था, ताकि नगरीय क्षेत्र में है ना आपको सार्वजनिक बस परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके। ये बहुत अच्छा योजना लाया गया था, पर उस पर अभी तक कोई परिवहन नहीं चढ़ा था। इस योजना को धरातल पर लाया ही नहीं गया। तो सरकार किस प्रकार से योजनाओं को लागू करती है जो धरातल पर आती ही नहीं है, अनियमितता किस स्तर से झलकती आपको यहाँ से स्पष्ट हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पर यह देखिएगा कि संसदीय समिति है ना, कम से कम अपनी 2 रिपोर्टों में इसकी चर्चा कर चुका है। इस मिशन मोड को आप लागू करने की जरूरत है। और मई 2022 में वित्त मंत्रालय कैबिनेट में ड्राफ्ट भी इस पर जारी किया गया, नोट भी जारी किया गया, तो भी यह लागू नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा समस्या क्या है कि संबंधित शहर में जो भी आबादी का घनत्व क्या है, कितना बड़ा या छोटा अथवा मेट्रो है, वहां पर कितनी जरूरत है, इसका नतीजा यह होता है कि न घोषणा पर सही तरह से अमल हो पाता और न संसाधनों को समुचित इस्तेमाल हो पाता है। तो प्रबंधन का सबसे बड़ा समस्या देखने को मिलता है शहरों में, है ना। आप लोग देखते होंगे शहरी परिवहन में लोग निजी गाड़ियां जो है गाड़ियां वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। कोरोना के काल के बाद देखे होंगे इन लोगों के जो निजी गाड़ियों का जो खरीदारी में वृद्धि हुआ है, और भी 4 व्हीलर गाड़ी में। तो इससे क्या हुआ है कि रोड पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है शहरी रोडों पर। तो इसको कम करने के लिए क्या है, हम सिटी बसें चलाते हैं। तो सिटी बसें अब नवीन नवीन अवधारणा का सिटी बस आ रहा है, सोलर वाला आ रहा है, आपको बैटरी वाला आ रहा है। इससे प्रदूषण भी हम लोग कम कर सकते हैं। सार्वजनिक याद होगा, हाल ही में मैंने इस पर रिपोर्ट भी आपको दैनिक जागरण का द्वारा जो प्रस्तुत किया गया उसका आकलन किया था। ये लास्ट वीक का ही शायद होगा, मुझे जहां तक याद आ रहा है, जिसमें प्रति व्यक्ति खपत की बात मैंने किया था, याद होगा।
रिपोर्ट बताया था निजी गाड़ियों से कितना आता है और सार्वजनिक गाड़ियों से कितना कार्बन उत्सर्जन होता है, जिसकी चर्चा मैंने किया था। वो सब सारे को ना एक दूसरे से कनेक्ट कर लीजिए, उसमें जाके ये टॉपिक ऐड कर दीजिएगा आप लोग। आप लास्ट एक सप्ताह पहले का न्यूज देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, नीचे आ जाते हैं। तब तक क्या करना है, युक्ति आईएएस का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। आप लोग सभी लोग डाउनलोड करिए, गूगल प्ले स्टोर पर, एप्पल स्टोर, दोनों जगह अवेलेबल है। वहाँ पर बहुत से ग्रुप बनाए गए हैं जो आप लोग के लिए बेनिफिट है, बहुत ही लो प्राइस में चीज़ें दी जाती है। अब 499 रुपया में आपको क्या दिया जाता है, 1 साल का दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का की नोट दिया जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई श्रेणी का होता है, जो डायरेक्ट आपको प्रश्न एग्जाम में वहां से देखने को मिलेंगे। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टैली लीजिएगा, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर लीजिएगा, यूपीएससी का, बीपीएससी का, यूपी पीसीएस का, एमपी पीसीएस का, राजस्थान का, हरियाणा का और छत्तीसगढ़ का, और उसके बाद आप हिमाचल प्रदेश का। आपको इन सारे का है, स्टेट का है ना, जितने भी स्टेट का मैं नाम ले रहा हूँ, प्लस यूपीएससी का प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन लीजिएगा, और दैनिक जागरण के उस 151 या 152 पीडीएफ डाउनलोड किया गया होगा, आप उसे जाके देखिएगा, वैलिड मिलाइएगा, तो समझ में आएगा कि क्वेश्चन टॉपिक कैसे आप लोग से टैली हो रहे हैं। तो आप एक बार सर्च तो कीजिए, तो समझ में आएगा आप लोग को क्या चीज़ें दी जा रही है। बस मेहनत कीजिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। अब इसके बावजूद भी आप लोग मेहनत नहीं करते तो इसके लिए आप ही जिम्मेवार होंगे, हम तो जिम्मेवार तो हो नहीं सके, हम लोग अपना कार्य तो कर ही रहे हैं। अब देखिए, यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 लोकतंत्र और उसके आयाम से टॉपिक को कवर करेगा। और आज आपको यह न्यूज जरूर पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए, कि आप में नैतिक जिम्मेवारी कितनी इसको स्थापित करता है, यह आज का एनालिसिस आपको, कि क्या आपके आसपास के कोई नेतागण आ जाते हैं तो आपकी जवाबदेहिता क्या होती है, आप किस प्रकार से बिहेवियर डेवलप करते हैं। अर्थात एक कॉन्सेप्ट सुने ना, हमारे चचा विधायक हैं, सुने हैं ना, एक मूवी भी आई है। तो हमारे चचा जब विधायक है तो उससे भोकाली जो शब्द है, यूपी वाले कॉन्सेप्ट में बात करूँ, उत्तर प्रदेश का जो भोकाली शब्द है ना, कितने लोग इस शब्द को जानते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कब तक जिंदा हमारे लोकतंत्र में रहेगा, इससे संबंधित चीजों को लेकर बातें की गई है। तो चलिए पहले हम लोग सामंतवाद क्यों है, नेता की मानसिकता सामंतवाद क्यों है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये आम व्यक्ति नहीं है जो इस पर चर्चा कर रहा है, AK वर्मा जी है, ये आम व्यक्ति है, निदेशक फॉर सेंटर फॉर द स्टडी एंड सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, कानपुर के निदेशक है। तो इनकी विचारधारा को थोड़ा समझने की जरूरत है, क्या कोऑर्डिनेट है या इनकी विचारधारा सही है। तो आप लोग देखते होंगे, क्या देखते हैं, कि जनप्रतिनिधि जो है, नेता है, स्वयं जनसेवक के रूप में पेश करते हैं, लेकिन अधिकतर जनप्रतिनिधि जन स्वामी का लवादा ओढ़ लेते हैं। अर्थात इनके द्वारा बोला जाता है, कहा जाता है, हम जनता के सेवक है, जनता ही हमारे माई बाप है। पर जैसे ही नेता बनते हैं तो क्या करते हैं, कि सारे शक्तियों का अभ्यास इनके द्वारा किया जाता है। तो जनता को है ना एक तुच्छ श्रेणी के में लाकर उनको अपने अघोषित साम्राज्य का है ना, अघोषित साम्राज्य का केवल मात्र साधन मान लिया जाता है। तो उसके इस चीज को समझने की जरूरत है। तो नेक्स्ट आप बात यहाँ सुनते होंगे, कि समाज, प्रशासन, शासन सभी लोग विशेष ध्यान दें कि उनका काम प्राथमिकता के आधार पर तत्काल किया जाए, जिसके आधार पर कानून का अवहेलना क्यों न करनी पड़े। अर्थात जो नागरिक है वो भी क्या करता है, श्रेष्ठ मानते हैं, उनको वीआईपी कल्चर, वीआईपी समझने लगते हैं। तो आप देखते होंगे कि जब भी कोई नेता आसपास के क्षेत्र में जाता है ना, आसपास के क्षेत्रों में घूमता है, कोई भी काम कर रहा, सरकारी काम कर रहा है या निजी काम कर रहा है, उसके पीछे जो चमचे लोग हैं, देखते होंगे 100 लोग, 200 लोग, 500 लोगों के चमचे लोग उनके पीछे पार्टी समर्थक लोग जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उनको ना एक अहम का भाव आ जाता है, कि मैं इन भीड़ में अलग हूँ। मान लीजिए 100 लोगों की भीड़ है, ठीक है ना, उसमें आगे एक प्रतिनिधि खड़ा, तो उसको क्या होगा, स्वयं को लगेगा कि हम, स्वयं में क्या लगेगा, कि जो भीड़ है उसमें हम स्पेशल हैं, तो वो स्पेशल ट्रीटमेंट की अपेक्षा करेगा। ये इसकी गलती नहीं, इन लोगों की गलती है कि इसे क्या करता है, स्पेशल प्रिविलेज दिलवा देता है। अब मान लीजिए कहीं उनको एयरपोर्ट पर जाना है, तो 100 लोग पहुंच जाएंगे, तो जो काउंटर पर जो मैम रहेंगी, जो मैडम सर रहेंगे, उनको लगेगा नहीं विधायक जी आए हैं, सांसद जी आए हैं,
तो स्पेशल प्रिविलेज दीजिए, सारी एजेंसियां काम करने लगेगी, भीड़ भीड़ में जाइए तो यही व्यवस्था हो जाएगा, ये सब चीजें कायम हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो क्यों ये जनसेवक की छवि का परित्याग कर शासक या जनस्वामी के रूप में व्यवहार करने लगते हैं? तुलसीदास ने एक रामचरितमानस में लिखा है, नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। अर्थात कहने का मतलब उनका था कि लोकतंत्र में यदि जनप्रतिनिधियों की प्रभुता पाई है तो वह जनता के अमानत है, न कि वह प्रभुता को प्रयोग करने के लिए। अर्थात जनता ने उन्हें क्या दिया, एक अमानत के तौर पर दिया है कि इस 5 साल में, मान लीजिए 5 साल आप टर्मिनोलॉजी आपका है, इस 5 साल हमारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमारे लिए कार्य कीजिए, न कि आप हम पर ही रूल एंड रेगुलेशन या अपनी छवि को कायम कीजिए। ये बातें की गई है, तो उनका प्रयोग संप्रभु जनता से दी गई है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, संप्रभु शब्द के संदर्भ में जो बातें की जाती है, लोकतांत्रिक समाज राजनीतिक समझने वाले के लिए उनकी राजनीतिक संस्कृति समझना जरूरी होगा। अर्थात लोकतांत्रिक समाज कैसे इस प्रकार से बिहेव करता है, इसके लिए क्या होगा, राजनीतिक संस्कृति समझना हो। तो आप लोग देखिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था तो गांधी जी रहे या कोई भी प्रबुद्ध जो प्रथम श्रेणी का नेता था, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, या देश के किसी कोने के नेता को आप ले लीजिएगा, तो अंग्रेज के विरुद्ध देखिए 2-3 चीजें उनके द्वारा किया जाता था। शुरुआती दौर में या बाद के अंतिम दौरों में ही रखिए, तो क्या किया जाता, विरोध किया जाता था ना। जब गांधी जी का पदार्पण हुआ, क्या किया गया, आपको सविनय किया गया, असहयोग किया गया, और उसके बाद बहुत से टर्मिनोलॉजी का युद्ध किया गया, भूख हड़ताल, ये सब किया गया ना। तो क्या होता था, और मानव मस्तिष्क में जो हमारा भारतीय कल्चर में क्या था कि अंग्रेज को क्या माना गया था, अंग्रेज को शोषक माना गया था हमेशा। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इनके भारतीय लोगों के बीच में था। अब मान लीजिए गांधी जी के द्वारा या कोई अन्य नेता के द्वारा भूख हड़ताल कर दिया गया, अब ये मर जाए, अर्थात भूख हड़ताल के बाद इनके देहांत हो जाए, तो क्या होगा, भीड़ जो है वो अनियंत्रित हो जाएगी। तो अंग्रेज इसके एवज में क्या करते थे कि उनकी मांगों को मान लेते, वो गांधी जी करे, सरदार पटेल करे, या कोई अन्य नेता के द्वारा किया गया। तो क्या होता कि जनता है ना, इनके इस नेगेटिव पक्ष को है ना, भूख हड़ताल करके, जो देखिए इसको दूसरे तरीके से मत सोचिएगा, मैं यहाँ पर आइडियोलॉजी कैसे विकसित हुआ उसको बात में कर रहा हूँ। तो क्या होता था, भीड़ जमा होता था उसके पीछे, मान लीजिए गांधी जी यहाँ बैठे हुए या कोई अन्य नेता यहाँ बैठ के क्या कर रहे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इनके आसपास 100-200 लोग होंगे ना। तो अब इसके विरोध में अंग्रेज लोग क्या करते, उनकी मांगे मान लेते थे। जैसे आपको ये मांगे, आपको चंपारण आंदोलन की बात हो, फिर आपको अहमदाबाद मिल की बात हो, या असहयोग आंदोलन, सविनय वगैरह आंदोलन, जितने भी आंदोलन आप देखते हैं उसमें बात की जाए, तो क्या अंग्रेज उनकी मांगों को जब मान लेते थे, तो ये जनता के प्रति क्या भाव आता था, यही ना आता था कि नहीं, गांधी जी में कोई अलौकिक शक्ति है, या अंग्रेज उनको, आज से पहले गांधी जी के आने से पहले अंग्रेज कभी झुकता नहीं था, अब क्या ऐसा हो गया, तो गांधी जी के सामने झुक जाता है। तो ये कुछ शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो उस शक्ति को क्या नाम दिया गया, जो इनका भूख हड़ताल था, या विरोध प्रदर्शन का जो था, या भीड़ एकत्रित करने का जो कॉन्सेप्ट था, भीड़ के द्वारा जो दबाव डाला जाए सत्ता पर, वो क्या दिया गया, इसको अलौकिक शक्ति का नाम दे दिया गया। और यही बाद में जब 47 के बाद स्थितियां बदली, जब 47 सत्ता का हस्तांतरण कर दिया गया भारतीय नेताओं में, तो वही कॉन्सेप्ट तो था ना लोगों में कि हमारा नेता क्या है, नेता जो है इन शक्तियों का वहन करता है, और ये जो सत्ता है ना, सत्ता के विरोध में ऐसा हमको पॉजिटिव इंपैक्ट दिला सकता। अब मान के चलिए क्या, अब मान लीजिए 80 के दशक की हम बात करें, तो 80 के दशक में आप देखते होंगे अब राजनीति का अपराधीकरण शुरू हो गया। ये सब चीजें क्या हुई कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि मान लीजिए कोई जनता किसी समस्या को लेकर बहुत परेशान है, तो कोई प्रवृत्ति ऐसा आपराधिक कृत्य का प्रवृत्ति का नेता क्या करता है, सत्ता पर जाकर डायरेक्ट वार करता था, बातें करता था और अपनी भीड़ को लेकर जाता था। तो वही पुनरावृत्ति देखने को मिलने लगी कि नहीं, पहले तो ऐसे ही नेता लोग करते थे। तो आप देखते होंगे राजनीति में अपराधीकरण का जो बोलबाला, ऐसा सभी लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और इसको नेता नहीं बनाना चाहिए, फिर भी नेता उनको बनाया जाता है। ऐसा क्यों? कि उनको जनता को लगता है कि हमारे पास सिस्टम है ना, क्या करेगा, 18 साल 20 साल में निर्णय देगा,
अभी हाल ही में देखे न्यायालय का मामला ना, 18, 20 साल, 26 साल का मामला देखने को मिलता न्याय प्राप्त। पर ये अपराधी क्या करता, तनिक एक केस आया था, याद होगा, बिहार का एक मामला था, मैं आपको वहां पर बताता हूँ, उस केस स्टडी को जोड़ लीजिएगा आप लोग। बिहार का एक मामला था जिसमें जज साहब ने एक मजदूर को है ना, किसान को क्या करते हैं, निर्णय में बोलते हैं कि बाबा, वो बुजुर्ग थे, लगभग 80 साल के बुजुर्ग रहे होंगे, 80-82 साल का बुजुर्ग को बोलते हैं, बाबा आपने केस जीत लिया, आप क्या कहना चाहते हैं। तो उस बाबा का जवाब है ना, हमेशा है ना, हमारे कानून सिस्टम पे एक तमाचे के समान है, और वो बहुत ही रोड मैप वो वाक्य है, कहा जाता है। क्या कहा गया था उनके द्वारा, यह बोला गया था कि बाबू आपको है ना, जज साहब को ये बात बोला गया उस बुजुर्ग के द्वारा, बाबू मैं दुआ करूंगा ना, आप दरोगा से भी बड़े बन जाइए। दरोगा साहब है ना, दरोगा साहब बिहार में बोला जाता है, दरोगा साहब से है ना आप बड़े पद पर चले जाइए, ऐसा आशीर्वाद देंगे। तो तपाक से जो हाई कोर्ट के जो जज थे, जो न्यायाधीश थे, याद रखिएगा, उनके द्वारा ये बात बोला, बाबा हम तो उनसे बहुत बड़े हुए हैं। तो इस बुजुर्ग के द्वारा ये बोला गया कि नहीं बाबा, नहीं, माई बाप इनको बोला गया कि जो जो दरोगा साहब है ना, मुझे बोले थे, जब मुझ पर केस हुआ था उसी समय बोले थे, कुछ लेन देन कर लो, मैं 2 से 3 दिन में केस रफा दफा कर दूंगा। जो मुझे आप 18 साल के बाद इसकी सजा आप सुनवाई कर रहे हैं, और उसमें क्या दे रहे हैं, उसमें न्याय हमको दे रहे हैं। तो सोच के देखिएगा कि जो व्यक्ति विशेष इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है, जनता इस प्रकार कॉन्सेप्ट को लेकर चलती है, तो इसमें राजनीतिक जो लोग हैं जो इस प्रकार से त्वरित न्याय करवाते होंगे, वही उनके लिए ना सबसे बड़ा सिस्टम बन गया। यही जो संस्कृति हमारी राजनीतिक संस्कृति वर्तमान तक है, आप भी महसूस करते होंगे, सिस्टम आपको परेशान करे किसी कारणवश, मान लीजिए तो कोई नेता आपके आसपास के नेता है जो प्रबुद्ध है, वो 100-200 लोगों को लेकर जाता है, दबाव डलाता है उस शासन प्रशासन पर, और आपका कार्य करवा देता। तो आप क्या रहिए, किसके प्रति कृतज्ञ रहिएगा, इस नेता के प्रति कृतज्ञ रहिए, उसका बैकग्राउंड क्यों न कैसा भी रहे, आप कृतज्ञ इसी के प्रति रहिएगा ना। यही हमारे यहाँ राजनीतिक संस्कृति, इसको समझने की जरूरत। और ये संस्कृति जब तक रहेगा तब तक हमारे यहाँ नेताओं का बोलबाला रहेगा, ठीक ना, इसको समझने की जरूरत है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद कल्चर जो सब समाप्त किया गया 2013 में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था, लाल बत्ती, वीआईपी कॉन्सेप्ट, ये सब बातें की गई। 17 में आपको क्या किया गया, मोदी सरकार के द्वारा ये सब कल्चर हटा दिया गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश संबंधी वीआईपी जो कल्चर, वो सब हटाकर केवल किनको दिया गया, आपको एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ये सब पुलिस प्रशासन को, सेना वाहनों को नीली बत्ती प्रदान किया गया। लाल बत्ती जो कॉन्सेप्ट था वो समाप्त कर दिया गया। ये सब बातें की गई। चलिए ये सब चाहिए। अब हम लोग आवाज करते हैं कि अमेरिका के पूर्व बराक ओबामा जो है रहे उपराष्ट्रपति, यूरोपीय देशों का राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष, क्या करता है, समान नागरिक जीवन यापन करता है। मैंने कई दफा आपको बराक ओबामा का कॉन्सेप्ट बताया था। ये ऐसा प्रधान राष्ट्रपति था अमेरिका के, ऐसे राष्ट्रपति थे जो है ना अपनी खरीदारी के लिए ना प्रोटोकॉल तोड़कर क्या करते थे, मॉल से जाके खरीदारी करते थे। इससे देखिए बहुत बड़ी चीज क्या होती है कि जनता को यह लगता है ना कि वो भी आम व्यक्ति है। जब राष्ट्रपति, देश का राष्ट्रपति आके खरीदी कर सकता है और रेगुलर बेसिस पर जाता, उनकी बेटियां उनके राष्ट्रपति के काल में, उनकी जो 2 बेटियां हैं, उनके राष्ट्रपति के काल में, बराक ओबामा का जो शासन काल था, उस दौरान जाके ना आपको प्राइवेट जॉब किए, एक जगह होटलों में जाकर, रेस्टोरेंट में जाके काम किया और अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। इससे क्या होता है, पॉजिटिव मैसेज जाता है सिस्टम में। पर हमारे यहाँ क्या होता है, हमारा नेता कोई अगर बन जाए, उसके बेटा और बेटी जो होगा, पूरा खानदान क्या होगा, इस कल्चर के लिए हो जाए कि मेरे चचा विधायक है, हमारे पापा विधायक है, हमारे ससुर विधायक है, हमारा दामाद विधायक है, सभी बातें या कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। ये चीज समझने वाली प्रवृत्ति है। और सेम बातें आपको यहाँ पर की गई है, बस जल गई, अहंकार नहीं गया, बल नहीं गया, ये बातें की गई है। इसे भी आप लोग को समझने की जरूरत है। याद होगा हाल ही में मैंने क्या बोला था कि विपक्ष जब ज्यादा शोर करे तो समझिएगा कि शासन प्रशासन में कुछ ठीक हो रहा है। मैंने ये कॉन्सेप्ट लाइन बताया था आपको। यह अवधारणा है पॉलिटिकल साइंस में कि जब विपक्ष ज्यादा शोर करे तो सोचिएगा दाल में कुछ जरूर काला है। तो यही कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर
14 राजनीतिक दलों के द्वारा अपने नेताओं की ईडी सीबीआई जांच को बचाने के लिए दायर की गई याचिका खारिज करने के लिए तीखी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उनके द्वारा बातें की गई है। राजनीतिक दलों और लोगों को द्वारा गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए। जो राजनीतिक दल है उनको भी अपनी कान पूरी तरह खोल लेनी चाहिए, और जो लोग हैं ना, जो इनको सपोर्ट करते हैं, जो अंधेधुंध सपोर्ट करते हैं, हाल ही में मैंने बोला था सभी चीजें, चलिए मैं मान लेता हूं कि गलत शासन प्रशासन कर रहा है, गलत शासन प्रशासन कर रहा है, सीबीआई जांच करवा रहा है, ईडी जांच करवा रहा है, फलना ढकाना सब कुछ करवा रहा है, मान लिया मैंने, 100% माना। कितने ऐसे विपक्षी नेताओं के दम उनके गिरबान में दम है कि जो स्वयं अपना है ना त्याग पत्र दे सकते इस आधार पर कि मेरे पूर्वजों ने है ना गलत किया है। कितने ऐसे विपक्ष के नेता हैं? अगर है किसी में तो आप ये जरूर लाजमी सवाल कर सकते हैं। मैं जब दो टूक बात करूं तो कौन नहीं जानता है कि जो जनता का हितैषी नेता बना है, वर्तमान में अपनी पूरी साखें कायम की है, वो आज राजाशाही लोगों के रूप में अपना कायम किए विरासत, जैसे नीतीश कुमार की मैं बात करूं बिहार में, या तो मैं बात करूं तेजस्वी जी का जो लालू शासन प्रशासन, या मुलायम सिंह यादव की कॉन्सेप्ट को मैं लेकर चलूं, या अन्य नेताओं, देश का अन्य नेता, साउथ की भी, ऐसा नहीं, मैं तमिलनाडु में बहुत से हैं, कर्नाटक में बहुत से हैं, या भाजपा, सभी की बात हो रही है, किसी एक खास की बात नहीं हो रही, सभी पार्टियों की बात हो रही है। क्या किसी वर्तमान पुत्र के द्वारा यह बातें कही जा सकती है कि मेरे पूर्वजों के द्वारा कुछ ऐसी गलतियां कर दी गई है जिसको मैं ठीक करना चाहता हूँ? वो लोग भी क्या कहते हैं, अगर ईडी सीबीआई जांच होती है तो बोलते हैं कि लोकतंत्र का विरोध, लोकतंत्र की हत्या हो रही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने गलती की, आपने मोटे रकम आपको आपके द्वारा छुपाए गए हैं, उसको जरूर निकाला जाएगा, निकाला जाना भी चाहिए। वो पक्ष में है, विपक्ष में, अभी जहाँ पर सत्ता में है तो अपने विपक्ष वाले लोगों के घर में छापा मरवाइए, तो समझ में आएगा कितना दूध 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 है, कितना पानी है, सभी चीज हो जाएगी। ये बातें यहाँ की जा रही है। हाल ही में लोग गए तो सुप्रीम कोर्ट ने तख्त टिप्पणी दिया, डांट फटकार लगाई। तो यहाँ पर वह विशेषाधिकार की आस रखने वाले विपक्षी दलों को शर्मिंदा होने के लिए पर्याप्त किए गए। यह ओबीसी का एक बयान आया है, उसे जरूर आप लोग को सुननी चाहिए। ओबीसी जो हैदराबाद के जो सांसद हैं और जो प्रमुख विपक्षी दलों में भी गिने जाते हैं विचारधाराओं के संदर्भ में, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं कभी कभी उनके विचारों पर सहमत भी होता, कभी कभी उनका भी पार्शलिटी देखने को मिल जाता है, क्योंकि बैरिस्टर भी रहे वो है। तो समझिए उनके द्वारा एक बात किया गया कि हर मुद्दों को है ना हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए। बात यह है कि कुछ जनता के पक्षों के बीच में ले जाना चाहिए। राजनीति मुद्दे को है ना कभी भी कानूनी रंग नहीं देना चाहिए। अब बात यहाँ पर अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी दबाव में, किसी भी कारणवश अगर बोल दिया जाता कि यह सही है, सत्ता पक्ष के द्वारा ये गलत किया जा रहा है, तो यहाँ से 2-3 चीजें निकल कर आती। सारी सीबीआई की जो जांचे हुए प्रश्न चिन्ह हो जाता, संवैधानिक संस्थाओं के जो जो कॉन्सेप्ट है, आपको जो भी हमारे सरकारी एजेंसियां हैं जो सरकार के निर्देशन में काम करे, उनके कार्यक्रम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता। दूसरा, क्या राजनीति दबाव ही से ही सारे सिस्टम चल रहे, इस पर प्रश्न चिन्ह, तो न्यायपालिका भी इससे नहीं बच पाती। अब यहाँ पर नहीं आया तो यहाँ पे एक चीज और नेगेटिव इम्पैक्ट चल गया कि अब मान लीजिए सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन जो भी दल गए हैं उनको बोला गया कि नहीं, आप गलत विचारधारा ले, विशेषाधिकार आपको नहीं दिया जा सकता, कानून है, कानून अपना काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आ गया कि जनता के जो मुद्दे हैं, जिनका राजनीतिक प्रश्न है, क्या उसे संवैधानिक प्रश्न बनाया जा सकता है, अर्थात हम न्यायिक प्रक्रिया में उसे ला सकते। इसके बाद ये दरवाजा बंद कर दिया गया। आज के बाद ऐसे किसी मुद्दे पर डिफाइन करना होगा नेताओं को कि कौन सा कानूनी मुद्दा बनेगा और कौन सा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। अब ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि बहुत से राजनीतिक मुद्दे जो कानूनी मुद्दे के तौर पर देखे जा सकते हैं, और बहुत से कानूनी मुद्दे ऐसे हैं, जो विवाद ऐसे हैं जो राजनीतिक मुद्दे हैं। तो अब ये डिफाइन कैसे करेंगे ये लोग? तो ये दरवाजा आज के बाद इन्होंने बंद कर दिया। अब इनको यह तय करके जाना पड़ेगा कि किन मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में हम लेकर जाए और किन मुद्दों को राजनीतिक मंचों पर उसे उपयोग करें। ये थोड़ा सा
जाने अनजाने में गलत हो गया है, पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी देखने को मिलेगा। इसके बाद कुछ जो अनगिनत बार जो आता है ना, हर बात को लेकर जो सत्ता पक्ष काम करता है, विपक्ष या विपक्ष उसे लेकर चला जाता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मुद्दे लेकर चला जाता है ये, और क्या आम पब्लिक भी जो लेकर जाती है PIL के तौर पर, वो कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगेगा, कमी होगी। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, पर इसका ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ही आएगा। अब VIP होने के प्रतीक बदलना होगा, ये सब बातें की गई है, तो ये सब आपको क्या करना है, इसको एक बार नज़र रख लेना है, क्योंकि ये सब बहुत बड़ी चीज़ें, ये सब आपके बोलचाल की भाषा में जानते होंगे। जैसे अलग लाइन की व्यवस्था था, अलग ट्रीट उनसे दिया जाता है, जो VIP लोग होते, नेता लोग होते, सुरक्षा व्यवस्था उनको अलग दिया जाता है। VIP कोटा होता है, हर जगह आपको कोटा रिजर्वेशन मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, रोक दिया जाता है रास्ता, जब VIP उनका काफिला जाता है, तो जो भी जन समुदाय के लिए क्या किया जाता है, VIP रास्ता रोक दिया जाता है, बोला जाता है कि VIP आपको कॉन्वे जा रहा है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको भी पता होगा, बस इसे एक बार ध्यान से देख लेना है। अब देखिए, इतिहास पर सस्ती राजनीति का कॉन्सेप्ट है। हाल ही में विवाद उत्पन्न हो गया, NCERT ने कुछ टॉपिकों को बदला है। तो मैं पहले ही आप लोग को बता दूं, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए ना 2-3 चीजों को ध्यान में रखिएगा। आप जात पात से ऊपर उठिए, पहले जात पात धर्म विशेष से ऊपर उठिए, यहाँ पे कॉमन व्यू लाइए, ठीक ना। यहाँ हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख जैन धर्म नहीं करना है, पहले सबसे पहले यहाँ पर कॉमन व्यू लाना है। और आप एक इंसान के तौर पर और एक माँ बाप है, माँ बाप के तौर पर समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके बच्चे में नेगेटिव इम्पैक्ट डाला जाए तो उसका परिणाम क्या होगा। अब नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ भी हो सकता है, अभी मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ, अभी NCERT में जो क्या बदला गया उस पर भी आया ही नहीं। नेगेटिव इम्पैक्ट डाला जाएगा तो क्या परिणाम होगा, और पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला जाएगा तो क्या परिणाम होगा, आप स्वयं आकलन कर लीजिएगा। तो इसका रिजल्ट कोई भी धर्म विशेष जात विशेष के लोग रहेंगे, एक व्यक्ति विशेष पर यही चाहेंगे कि मेरा नेक्स्ट जनरेशन है ना हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट पर ही बल दे। ऐसा कभी चाहिए कि आपका बच्चा नेगेटिव अवधारणा को लेकर चले, नहीं ना। तो चलिए, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए मुगल प्रशासन, जो बातें की गई है, आपको नहीं लगता है कि पढ़ते वक्त, आप किताब पढ़ते वक्त किसी खूनी रंजिश को पढ़ रहे हैं, पूरा मुगल प्रशासन खूनी रंजिश को पढ़ रहे हैं, किसी शासक के द्वारा किसी शासक को मारा जा रहा है, उससे प्रताड़ित किया जा रहा है, एक पुत्र के द्वारा पिता को 18 साल बंदी बनाया जा रहा है। इस पर क्या कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, सोच के देखिएगा, है ना। और भी पूरे जो हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है उसको किसी राजा विशेष के द्वारा छीन बीन किया जा रहा है। अब सोच के देखिएगा, अब ये इस तथ्य से बाहर तो नहीं निकला जा सकता है ना, कुछ मुगल शासकों के द्वारा हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियों को तोड़कर कसाई खाने के बाटे पर तोलवाने के लिए दिया था। तो आप बताइएगा मुझे, एक व्यक्ति विशेष के तौर पर, क्या यह कॉन्सेप्ट आपके आने वाले बच्चे में क्या इम्पैक्ट डालेगा, या हम ही लोग जो पढ़े NCERT उसमें क्या इम्पैक्ट डालेगा। ये चीजें सोचने वाली बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपकी जवाबदेहिता क्या तय हो जाती है, इसे समझने की जरूरत है। NCERT ने किन अवधारणाओं पर, किन आधार पर इन सब चीजों को कायम किया है। तो क्या हमारा मुगल प्रशासन हो, दिल्ली सल्तनत हो, या पहले का प्राचीन भारत का सभ्यता हो, या हम आधुनिक काल में जो बातें करते, तो क्या किसी खास विशेष का ही इतिहास हमारे पूरे भारत भूमि पर है, या उसमें भी इतर कुछ बातें की जा रही है। जैसे जैसे क्या हम बात करते हैं, मैं बात करता हूं, कहा गया, एक सेकेंड रुक जाइएगा, उनका नाम मैं पहले आप लोग को दे देता हूं। सुहेल देव और मार्तेंड वर्मा का नाम कितने लोग जानते हैं, आज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इनका इतिहास कितने लोगों को पता है। और मार्तेंड वर्मा ने जो किया है ना, तो आप सोच के देखिएगा, अपने अपने समकालीन इतिहास में जो इनका कालक्रम था, कई कई शासकों से कई 100 वर्ष पहले के विचारधाराओं को इनके द्वारा दिया गया था। पर हम व्यक्ति विशेष के तौर पर, अभ्यर्थी के तौर पर, इन कितने लोगों को पता है सुहेल देव और मार्तेंड वर्मा का कॉन्सेप्ट।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो इतिहास आपको समझ में आ जाएगा कि किसी खास विशेष के द्वारा जो मार्क्सवादी विचारधारा रहे हैं इरफान हबीब, इनको मैं पर्सनली जानता हूँ, पटना यूनिवर्सिटी में ये रह चुके हैं, अभी भी खुदाबख्श लाइब्रेरी में इनके द्वारा किया जाता है, इरफान हबीब के द्वारा, इनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। अब इस व्यक्ति विशेष की मैं विचारधारा को बोलूं कि जब बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, ठीक ना, और इस बीपीएससी के क्वेश्चन गलत हो गया था क्या, जो भोजपुर के जो नेतृत्व करता थे वीर कुंवर सिंह, उनके द्वारा कब शामिल हुआ गया था मुगल, आपको जो 1857 की क्रांति हुई थी, कहाँ से प्रतिनिधित्व किया था, पूरा ऐतिहासिक साक्ष्य सभी जगह प्राप्त है कि भोजपुर से, पर इन्होंने कहाँ से, दानापुर पटना में आपको इसका कॉन्सेप्ट लेकर आ गए और किसी एक राइटर का बुक इन्होंने कोट कर दिया। सोच के देखिएगा, इससे पहले बीपीएससी का जो क्वेश्चन आया था उससे पहले टीचर भी यही जान रहे थे, स्टूडेंट भी यही जान रहे थे, हमारे दादा परदादा भी यही जान रहे थे कि भोजपुर से 1857 का विद्रोह का इनके द्वारा शुरू किया गया। 1857 का विद्रोह, उसके बाद बहुत से जगहों पर, कानपुर से लेकर लखनऊ सभी जगह वो लोग जाते हैं, ये कहानी आप लोग भी सुने होंगे। पर इस व्यक्ति विशेष के द्वारा कमेटी में बैठा जाता है और ये बोला जाता है कि दानापुर पटना से ना भोज आपको कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था, और इनके द्वारा रेफर बुक क्या किया जाता है, किसी ऑथराइज आपको किसी यूनिवर्सिटी का किसी आपको पीएचडी होल्डर का आपको कोट बुक किया जाता है। तो सोच के देखिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये कितनी जो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किया जाता है मार्क्सवादी विचारधारा के द्वारा, तो इसको समझने की जरूरत है। अब सोच के देखिएगा, इन्हीं विचारधाराओं के द्वारा हमारा जो क्रांतिकारी आंदोलन है ना, उसे क्या बोला जाता है, क्रांतिकारी, जो अंग्रेज जो कॉन्सेप्ट देकर जाते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन, भगत सिंह का आंदोलन, चंद्रशेखर जी का आंदोलन या अन्य लोगों का आंदोलन को क्या बोला जाता है, क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन का चरण बोला जाता है ना। तो कोई भी भारतीय संदर्भ में इनके योगदान को पीछे छोड़ सकता है कि इस प्रकार का योगदान इन्होंने दिया, पर इनको आतंकवाद के नाम से जोड़ के दिया गया। क्या आप ये तय कर सकते हैं कि 1947 के पूर्व की जो आतंकवाद का जो परिभाषा था और वर्तमान में जो आतंकवाद का परिभाषा, दोनों एक ही है? इनको इतनी समझ विकसित नहीं है जो यह नहीं बता सकते इन मार्क्सवादी विचारधाराओं के द्वारा कि उस समय जो ब्रिटिश लोगों के द्वारा जो आतंकवाद कॉन्सेप्ट दिया गया था वो औपनिवेशिक विचारधारा से प्रभावित था। क्योंकि कोई भी सत्ता अगर विरोध में काम कर रहा है, हम भी आपके विरोध में कार्य करेंगे, आतंकी प्रवृत्ति, मुझे आतंकवादी स्वरूप दीजिएगा ना, पर ये तो भारतीय थे ना, इनका तो दूसरा शब्द दिया जाता, काउंटर में दिया जाता, जब इतिहास लेखन इनके द्वारा किया जाता तो वही शब्द लेकर आया गया। तो सोच के देखिएगा किस तरह मॉडरेट किया जाता है। तो ये विचारधारा कभी भी लाजमी इसी विचारधारा के कारण से कभी भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को या इनके जैसे अनगिनत जो शहादत प्राप्त हुए न, उनको वर्तमान राजनीति में वो योगदान नहीं मिला जो अन्य लोगों को मिला। आपको यहाँ पर मार्क्सवादी विचारधाराओं को बेहतर आंदोलन मिला, किसान आंदोलन जो थे उनको बेहतर आधार प्राप्त हुआ हमारे सिस्टम में, पर इनको आज तक नहीं प्राप्त हुआ है। आज भी इनको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। ये विचारधारा समझने की जरूरत है। अगर आप में एक निगेटिव पॉइंट दे दिया जाए और वो जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होता जाए, तो आप समझिएगा आपका जो ऐतिहासिक भविष्य है ना, वो खतरे में है। और यही मुगल काल से वर्तमान तक चला रहा, दिल्ली सल्तनत से चला रहा है। भारतीय संस्कृति में कभी भी आप एक दो उदाहरण को छोड़ दें तो हमारा ऐतिहासिक साक्ष्य यह बोलता है कि समभाव का साक्ष्य है। समभाव है ना, हमारे देश में समभाव का है। सत्ता हस्तांतरण क्या है? सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्वक किया गया, विधिवत कानून व्यवस्था के तहत। जो अरब कंट्री से विचारधारा आई है, दिल्ली सल्तनत की बात की जाए या मुगल साम्राज्य की बात की जाए, जो पश्चिम से जो आपको अरब देशों से आया है, तुर्क से आया, या इस प्रकार की विचारधारा, जहां पर खूनी संघर्ष सत्ता हस्तांतरण का कारक माना जाता था। और आप देखते होंगे दिल्ली सल्तनत का पूरा इतिहास, मुगल सल्तनत का पूरा इतिहास इन्हीं आदर्शों पर कायम है। तो क्या हमारे जो भारतीय संस्कृति उससे मेल खाती? हाँ, उनका रहन सहन सद्भाव मेल खाता है, तो उसको क्यों हटाया गया? नहीं हटाया गया।
और उन आदर्शों को जरूर हटाना चाहिए। मैं भी इसका पुरजोर समर्थन करता हूं कि उन कॉन्सेप्ट को जरूर हटाना चाहिए जो भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाता है। हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति है और जो जो चित्रण राजधानियां, दरबार मुगल, दरबार अभिजात वर्ग जो कॉन्सेप्ट था, अंश ठीक हटाए गए हैं। तो इसके संदर्भ में चीजें समझने की जरूरत है और आपको केवल धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए कि आपके पूर्वज यहाँ पर आए थे कहीं से, उनके कॉन्सेप्ट डेवलप कर। हम भारतीय भूमि पर है ना, अगर विदेश से कहीं से भी आए, अमेरिका से भी आए रहते, अमेरिका से भी आपका पूर्वज आया रहता, जो मुस्लिम वर्ग के लोग ये सोच रहे हैं, अमेरिका से भी आपका पूर्वज आया रहता, तो भारतीय भूमि पर आकर क्या होगा, आपको भारतीय रूप में जीना होगा, भारतीय रूप से उसे विकसित करना होगा, भारतीय रूप से सद्भाव विकसित करना, ये कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए। जैसे आप अमेरिका का नाम सुने होंगे, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का नाम सुने होंगे, या ब्रिटिश उपनिवेश की बात है, आपको यहाँ पर गृह युद्ध का नाम सुने होंगे। आप जाके गृह युद्ध का इतिहास पढ़िएगा। जो ब्रिटिश के लोग आके यहाँ बसे थे ना, वही उसी ने इनके विरोध जाके विरोध प्रदर्शन किया था कि आपको गृह युद्ध में, अमेरिकी गृह युद्ध में आके यहाँ बस गए, अपने संपदा लगा दिए, अपनी पूरा जीवन खपा दिए इस भूमि पर। तो इसके भूमि के अधिकारों के लिए लड़ाई अपने उपनिवेश से लड़े थे, अपना ओरिजिन देश से लड़े थे। तो ये कॉन्सेप्ट कहीं बेहतर है ना कि आप क्या कि हम मान लीजिए उन अमेरिकनियों के द्वारा जो ब्रिटिश मूल के थे आके यहाँ पे बड़े बड़े क्षेत्रों में अपना जैसे हमारे यहाँ के ना उपनिवेश बसाए थे। मालिक क्या करते, आके ब्रिटेन के बातों में आके अपने जो भूमि क्षेत्र है जहाँ से वो पैसे कमा रहे, जहाँ के लोगों से जुड़े, उनके विरोध में कभी खड़े होते नहीं होते। तो ऐसे ही भारत में सोचना होगा, समझना होगा। हमारे यहाँ राजनीतिकरण, राजनीतिक विरासत, सांस्कृतिक जो विरासत है वो किस रूप से डेवलप है पुरातन संस्कृति से, वो समझने की जरूरत है। और लाजमी है कि आपको है ना हमारे ऐतिहासिक धरोहर के जो लोग हैं उनको बेहद योगदान देना होगा। यही बातें की गई है इस लेख में और आपको समझने की जरूरत है। और जहां तक यहाँ पे एक और भी बातों होगा, ध्यान रखिएगा, एक राम शरण शर्मा जी की बात की गई है, मैं वहां पर लिख दिखाना भूल रहा हूँ, कहाँ गया, राम शरण शर्मा होंगे जरूर, हाँ वहाँ चला गया जी, राम शरण शर्मा जी होंगे। हाँ ये क्या देखिए, एक सेकेंड रुक जाइएगा, दिखाना जरूरी है क्योंकि कुछ बातें उनके द्वारा की गई है। जब ढूंढिए तो मिलता नहीं कोई चीज़, कोई बात नहीं, वेट करते हैं, जरूर नज़र आ जाएगा। चलिए छोड़िए, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर बातें कुछ लोगों के द्वारा किए गया, जिसमें अल-बुरुनी का नाम आप लोग याद रखिएगा। अल-बुरुनी क्या कहा है कि हिंदू घटनाओं का ऐतिहासिक क्रम पर ध्यान नहीं देते, वे अपने सम्राटों के काल क्रमानुसार वर्णन में लापरवाह थे। यह बिल्कुल हद तक सही है। कुछ शासकों का अगर छोड़ दिया जाए, बाकी सभी लोगों ने अपना कालक्रम सही तरीके से नहीं दिया, इसलिए भारतीय इतिहासकार को एक विविध इतिहास नहीं माना जाता है, ऐसी बातें की जाती रही। एल्फिंस्टन के ने सिकंदर के पहले किसी भी घटना को निश्चित रूप से समय दिखाया नहीं पड़ता, इसे बातें की गई है। ये इनके द्वारा समझा जाना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको ये सुधार के अवसर होने चाहिए। अब यहाँ पर सॉरी, गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। अब इनको देखिएगा, अमरकोश की बात की जाएगी। अमरकोश आप लोग नाम सुने होंगे। उनके अनुसार इतिहास का अर्थ होता है पुनरावृत्ति। तो विश्वामित्र ने श्री राम की पुनरावृत्ति को सुनाया था। पुनरावृत्ति इतिहास को होना बहुत जरूरी है। और जो वृत्त हम लोग समझते हैं, अर्थात जो संपत्ति की बात की जाती है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। चलिए, इस लेख को पूरा पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा ना कि केवल एक तरफा निर्णय लेने के बस में नहीं रहिएगा आप। एक एस्पिरेंट है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट है, किसी भी मुद्दे को है ना बेहतर तरीके से समझ विकसित कीजिए, उसके आधार क्या है,
कैसे उसको स्थापित किया जा सकता है, इनको समझने की जरूरत है। पूरे लेख को आप पढ़िएगा, यही समझ में निचोड़ आएगा, तो उसे ध्यान रखिएगा। हाल ही में नई व्यापार नीति 1 अप्रैल से आपको लागू हो गई है, जिसमें ई रुपया की चर्चा मैंने हाल ही में आपको चर्चा किया है। ई रुपया का क्या कॉन्सेप्ट है, जब हाल ही में सिंगापुर और देशों के द्वारा जो अपनाया गया है, 18 देशों के द्वारा ई रुपया का कॉन्सेप्ट आरबीआई का जो दिया गया है, उसके बारे में चर्चा हुई है। उसी के बारे में यहाँ चर्चा किया गया। इनके लेख को आप देख लीजिएगा, वही सब चर्चा जो मैंने उस दिन किया है, उसी तरीके से यहाँ भी आपको बात की गई है। जैसे नीति में जो कॉन्सेप्ट कैसे लागू किया जाएगा, विदेश नीति में आपको 2020 में ई रुपया कॉन्सेप्ट कैसे लागू होगा, ये सब बातें। मॉरिशस ने हाल ही में रुपये, मॉरिशस, रूस, श्रीलंका ने मॉरिशस के साथ क्या किया, 18 देश और भी है जो भारतीय ई रुपया कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का, व्यापार करने की बात की गई है। उसके बाद आपको हाल ही में वित्त वर्ष 23-24 में 25 जिलों को एक्सपोर्ट हब डेवलप करने की बात की गई। ये सब कॉन्सेप्ट आपको बताया गया पहले भी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की चर्चा, 4 नए शहरों में 39 शहरों टीईटी की दर्जा दी गई। ये सब बातें मैं पहले भी किया हूँ। आपको ये सब चीज़ें थोड़ा सा अपडेट कर लेना, डाटा प्रिपेयर कर लेना। हाल ही में मैंने आप लोग को बताया था 2 ट्रिलियन निर्यात की बात की गई 2030 तक, तो उसके आंकड़े यहाँ पर दिए गए, थोड़ा सा आप लोग इसको देख लेना है। इस वर्ष कितना होगा, 22-23 में कितना था, जैसे लक्ष्य कितना रखा गया है, सभी को आपको थोड़ा सा कवर अप कर लेना है और डाटा आपको ऐसे क्रिएट कर लेना है 2020, 21, 22, 23, ठीक है ना। कितना कितना करोड़ रुपया आपको डेवलप कर लेना आंकड़ा, और इस चीज़ों को आंकड़ों में कन्वर्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अब डॉलर के वर्चस्व को हटाने सक्षम है रुपया, इस पर भी मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में चर्चा किया हो, ई रुपया के बारे में, कैसे रुपया, और मैंने उस दिन जो बातें की थी आप लोग को याद होगा कि इससे फायदे क्या होंगे। जो आरबीआई ने कॉन्सेप्ट जो दिया है विदेशी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार के लिए या बहुपक्षीय व्यापार के लिए, लोकल मुद्रा में बात करना, अर्थात रुपये में हम व्यापार करेंगे और उसका लोकल मुद्रा जो भी होगा उससे व्यापार करेंगे, अर्थात डॉलर पर निर्भरता को कम करेंगे। और यह यूक्रेन युद्ध के बाद जो ब्लैकमेलिंग सिस्टम हुआ है अमेरिका के द्वारा, उस जो जिसमें यह बातें बोला गया था कि रूस से व्यापार नहीं करना, तेल नहीं खरीदना, तो भारत वहाँ क्या बोला था कि जहाँ हमारे राष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण है और जहां हमें सबसे कम दामों पर पैसा पेट्रोलियम मिलेगा, वहां से खरीदेंगे। तो वहां पर अपनी मुद्रा के आधार पर रूस और भारत ने क्या करा था, तेल, प्राकृतिक तेल खरीदा था, क्रूड ऑयल्स खरीदा था। तो याद ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आंकड़े मैंने कुछ बताए तो याद होगा आपको, वो आंकड़ों को आप देख लीजिए। यहाँ पर क्यों जरूरी है, सभी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई है कि डॉलर कैसे अधिराज्य स्थापित किया, तो उसको कमजोर कैसे किया जा सकता है। मैंने कुछ बातें की थी उस दिन, याद होगा आप लोगों को, वही बातें यहाँ की गई है। बस एक बार आपको नोट डाउन कर लेना है, एक बार पढ़ लेना है जो अंडरलाइन किया गया है। अब गेम चेंजर हो सकता है ई रुपया। आप लोग को हाल ही में ये आरबीआई के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 बैंकों में ई रुपया का पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था नवंबर 2022 में। तो उस दिन मैंने न्यूज़ में कवर किया था कि अब डिजिटल रुपये में मुद्रा होगा, जैसे हमारा 10 रुपया है, जैसे हमारा 20 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया है, 500 है, 2000, सॉरी 1000 रुपया पैसा तो नहीं है ना अभी, 2000 रुपया, तो 2000 भी अभी चलन में नहीं है। तो जो भी मुद्रा है हमारे पास, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, वो अब ई मुद्रा के रूप में आपके वॉलेट में रहेगा और उसी से लेन देन कर सकेंगे। यह कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट होगा, तो इसके लिए बातें की गई थी। तो ये आंकड़े आपको थोड़ा सा क्या करना है, इसको राइट डाउन कर लेना है। 126 करोड़, 121 करोड़ का आंकड़ा जो, उससे ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि ई रुपया क्या बला है, इसको भी समझाने की जरूरत है। जैसे खुदरा लेन देन, इसे कैसे, जैसे हम लोग वॉलेट यूज करते हैं ना अभी, जैसे गूगल पे, फोन पे, तो क्या करते हैं हम लोग, करते हैं कि अपने अकाउंट से उनका पैसा, अकाउंट ऐड रहता है और डायरेक्ट हम लोग स्कैन करते हैं या बाई नंबर से डिफॉल्ट से सेंड करते हैं। और ऐसा नहीं है। अब क्या होगा कि अब इस कॉन्सेप्ट के अनुसार आपके वॉलेट में जैसे 10 रुपये आपके जेब में रहते हैं, पर्स में रहते हैं, 50 रुपया रहता है, 200 रुपया रहता है, 100 रुपया, 500, वैसे ही आपके मोबाइल के वॉलेट में रहेगा पैसा। मान लीजिए 10,000 का आपका, 10,000 का, एक सेकंड में यहाँ हटा के अलग से कर दूँ, मान लीजिए 10,000 रुपया आपके पास है आपके वॉलेट में, तो 10,000 को मान लीजिए 10 गुने 100 कर दीजिए, कितना हो गया, 1,000। अब 20 गुने 200 कर दीजिए, तो मान लीजिए आपको कितना हो गया, 20 गुने 400, 4,000 हो गया। या एक सेकेंड,
ओहो, देखिए बैक हो गया था, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो यहाँ समझने की बात है कि मान लीजिए 1000 रुपया का आपको नोट रहेगा, इंटू 10 के फॉर्म में ले लीजिए। आपको 1000 रुपया, आपको 2000 रुपया 20 के फॉर्म में ले लीजिए, 5000 रुपया आप ले लीजिए 50 के फॉर्म में, और 1000 रुपया ले लीजिए 500 के फॉर्म में, 2 इंटू कर लीजिएगा। तब 10 रुपया का वॉलेट में आपको सिक्का रहेगा, इसी तरह आपको नोट रहेगा, इसी तरह ये नोट रहेगा, तो आपके वॉलेट में रहेगा। मान लीजिए किसी को लेन देन करना हो तो आप उसी को भी सिलेक्ट करके आप शेयर कर सकते हैं, जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं वैसे यहाँ लेन देन कर सकते हैं। इसके बारे में चर्चा की गई है, और बहुत ही, और ये बिल्कुल फ्री होता है। जैसे लेन देन आप कुछ प्रोसेसिंग फी आपको साल में देने होंगे, वो बातें की गई है, बातें समझ में आएगा तो ये सब चीज़ों को कवर कर देना। आने वाले समय में ये बहुत ही अक्सर काम देगा आप लोगों को, ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट लेकर चलिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने जुटी सरकार, यह आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में ऊर्जा संसाधन और भी विकल्प क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के कॉन्सेप्ट में शामिल होगा। इसकी डाटा को मैंने आपको 27 तारीख के न्यूज एनालिसिस में कवर किया, 27 मार्च। तो जाके नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आप जाके वहाँ पर 27 मार्च का वीडियो देखिएगा, सारे चीज़ वहाँ बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, चीज़ें दी गई है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों को, ई कचरा का भी आपको हाल ही में मैंने न्यूज एनालिसिस किया है, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा जाके। पर्यावरण प्रबंधन यूपीएससी जीएस पेपर 2 एंड 3 में आएगा, इससे भी रिलेटेड चीज़ों को कवर किया गया है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। बहुत से टॉपिक होते हैं इसलिए लंबा हो जाता है, तो अच्छे से कवर कीजिए, कवरअप कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इसी उम्मीद के साथ फिर हम लोग कल मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।